वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेल, यानी बेलमेंट के अंदर राइट्स और ड्यूटीज क्या होता है। बेली के लिए दो पर्सन हमारे पास थे, एक था बेलर, दूसरा था बेली। तो पहले हम बात करेंगे बेली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्या राइट्स होता है। तो पहले बात करते हैं उसकी ड्यूटीज क्या होती है एज ए बेलमेंट। तो फर्स्ट ड्यूटी है टू टेक द रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, यानी अगर कोई बंदे से आप ले रहे हो, यानी बेलर से आप गुड्स ले रहे हो, तो आपको वो गुड्स का ध्यान रखना होगा, टू टेक द रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। इफ द ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक द रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स ऑफ बेल, यानी बेलर ने जो भी चीज उसको दिया है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्स रिजनेबल केयर का मतलब क्या होता है? टू बी मच केयर विद द मैन ऑफ ऑर्डिनरी पर्पस, प्रूडेंस विल टेक केयर हिज ओन गुड्स। जैसे खुद अपनी कोई चीज के लिए कोई ध्यान रखता है, ऐसे ही ध्यान उसको उस चीज का रखना है। ओके, ऑफ द सम बल्क और क्वांटिटी, यानी उतना ही बल्क में उतनी क्वांटिटी, उसकी वैल्यूज कम ना हो, इस तरह से एज ए गुड्स बेल अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। इफ द बेली डज नॉट टेक द रिजनेबल केयर, अब अगर बेली उस चीज का यानी वो गुड्स का ध्यान नहीं रखता, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, फिर डैमेज हो जाता है, देन ही इज लायबल फॉर सच लॉस। जैसे कि हमारे आगे के एग्जाम्पल में आगे के हमने एक इलस्ट्रेशन लिया था, जैसे कि मिस्टर एक्स क्या करता है, अपनी कार जो रिपेयर करने के लिए मिस्टर वाई को देता है। ऐसे केसेस में एक्स हो गया बेलर और वाई हो गया बेली। तो मैकेनिक जो वाई था, अगर वो उसको उसके पास बेलर की कार है, तो उसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है बेली की। ओके, यानी कि वाई की। अगर वो उसका ध्यान नहीं रख पाता है, तो वो उसके लिए अगर कुछ उसमें लॉस हो जाता है, उसकी हेडलाइट टूट गई, उसका ग्लास टूट गया, कोई स्क्रैचेस हो गए, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा वाई जो रिपेयरर है वो। नेक्स्ट थिंग, इफ द हावेवर इन स्पाइट ऑफ द बिलीज रीजनेबल केयर, अगर बिली ने अपने हिसाब से पूरा ध्यान रखा हुआ है, एंड इफ द गुड्स आर डैमेज, लॉस और डिस्ट्रॉय, देन इट इज नॉट लायबल फॉर द लॉस और डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ द गुड्स। यानी बेली ने उसके हिसाब से जो ध्यान रखना था वो सारा ध्यान उसने रखा हुआ, उसको संभाल के भी रखा था, लॉक करके भी कार रखी हुई थी, और फिर भी अगर चोरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, उसकी हेडलाइट टूट जाती है, फिर उसका ग्लास टूट जाता है, उसके रीजनेबल केयर करने के बावजूद, तो उसके लिए वो डैमेजेस के लिए लायबल नहीं होगा। बेली को एक भी रुपया उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है फर्स्ट रीजनेबल टेक केयर। सेकेंड थिंग इज दैट नॉट टू मेक एनी अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स, यानी एक्स ने अपनी कार वाई को दे तो दी है रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो रिपेयर करने के बाद वो उसका अनऑथोराइज यूज करके वो गाड़ी को लेके कहीं बाहर नहीं जा सकता, उसका अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकता। उसके लिए लिखा हुआ है, इफ द बेली मेक एन एनी अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स, दैट इज यूज ऑफ द गुड्स बेल इन सच अ मैनर विच इज टू बी इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट में मेंशन किया था भी रिपेयर के लिए, तो उसको सिर्फ उसको रिपेयर करना है। हाँ, वो ट्रायल के लिए ले जा सकता है, लेकिन ट्रायल के लिए अगर वो बोले कि मैं 200 किलोमीटर जाके आया, तो वो रिसेबल नहीं होगा। Then the bailey is liable to make the compensation to the bailor for the any damages of goods due to such use. उसकी यूज करने की वजह से अगर उसमें कुछ नुकसान ही आ गई, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, उसको बेली को पैसा देना पड़ेगा बेलर को। तो ये होता है सेकंड यूज। थर्ड होता है नॉट टू मेक द गुड्स ऑफ बेलर विथ हिज ओन गुड्स, यानी वो कार के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसी कोई और चीज है जैसी सेम क्वांटिटी की और सेम क्वालिटी की गुड्स उसके पास अलग से भी है, तो वो अपने गुड्स के साथ ये मिक्स नहीं कर सकता। ओके, इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली टू कीप अ गुड्स ऑफ बेलर सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स, उसके गुड्स से अलग कर रखना चाहिए उसको। ही कैन नॉट मिक्स द गुड्स बेल विथ हिज ओन गुड्स, वो अपने गुड्स से उसका गुड्स मिक्स नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, बेलर को पूछने से पहले। यानी बेलर आपको बोल रहा है कि हाँ कर दो, देन ओके। अगर बेलर से कुछ आपने कंसर्न नहीं लिया है, तो आप अपना गुड्स बेली के साथ यानी बेलर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इफ देन गुड्स आर मिक्स विद द कंसर्न, अगर हो गया है, फॉलोइंग विल बी द लीगल इम्प्लीकेशन, उसके लिए कायदा क्या कहता है, लीगल रूल्स क्या कहते हैं। फर्स्ट, इफ द गुड्स मिक्स विद द सेपरेटेड, या मिक्स कैन बी सेपरेटेड, यानी आपका गुड्स उसके साथ मिक्स हो गया है, अगर आप उसको अलग कर सकते हो, द बेली इज लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन का जो भी खर्चा होगा वो बेली को बेलर को देना पड़ेगा। इफ द सेपरेशन डिड नॉट पॉसिबल, उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है, he must provided the compensation to the bailor for the loss of the goods,
यानी मिक्स करने के बाद वो वापस नहीं लेगा, वो उसकी जो भी प्राइस होगी वो आपको उसको पे कर देनी पड़ेगी। ये होती है दो आपकी लीगल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। उसका आप एडवर्स टाइटल नहीं क्रिएट कर सकते, यानी आप खुद की गाड़ी है या फिर खुद का माल है ऐसा नहीं बता सकते। इफ द बेलमेंट एज ओनरशिप ऑफ द गुड्स बेल रिमेन विद द बेलर, बेलमेंट के अंदर मालिक कौन होता है, जो बेलर होता है वही उसका ओनर होता है। सो द बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेलर, बेलर की जगह पे वो सिर्फ उसको यूज कर सकता है, यानी उसको होल्ड कर सकता है। ओके, ही कैन नॉट डिने और रिजेक्ट द ओनरशिप ऑफ द राइट ऑफ द बेलर। ऐसा नहीं कह सकता कि इसका मालिक भी मैं ही हूँ और ओरिजिनल ओनर ओनर नहीं है। यानी गुड्स किसी, जैसे कि एक्स ने अपनी कार वाई को रिपेयर करने के लिए दी थी, तो वाई किसी और को, जेड पर्सन को ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ ये कार का मालिक मैं हूँ। ओके, क्योंकि ओनरशिप मिस्टर एक्स ही है, तो ऐसा वो नहीं बोल सकता। इसे एडवर्स टाइटल कहते हैं। He cannot set up an adverse title of the himself or for the third party over the goods of bearer। bearer के goods को वो अपना मान के, अपना बना के किसी और को नहीं दिखा सकता है। So it's a duty of bearer। नेक्स्ट है टू रिटर्न एनी एक्सेलरेशंस ऑफ द गुड्स। अगर वो कोई भी चीज हो, अगर वो गुड्स है और उसमें अगर कोई भी बड़ा या छोटा, यानी कोई भी उसमें एक्सेलरेशन होता है, कोई बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन से हिसाब से हम समझाएंगे। इफ देयर इज एन एनी एक्सेलरेशन इन द गुड्स बेल, इट शुड बी रिटर्न टू द बेलर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए लीव्स हिज काउ टू द कस्टडी ऑफ बी। ए ने अपनी गाय को क्या कर दिया, गौ माता को बी के पास छोड़ दिया है, टू टेक केयर ऑफ, उसको ध्यान रखने के लिए। नाउ द काव हैज अ काव, यानी उसको एक बच्चा हुआ। ओके, एंड वी मस्ट रिटर्न द काव अलोंग विद द काव। तो उसको काव के साथ उसका बच्चा भी उसको वापस करना पड़ेगा, गौ माता के साथ उसका बछड़ा भी उसको वापस करना पड़ेगा। सो ये होता है एसलेशन, उसमें बढ़ोतरी हुई है तो ये एक और ड्यूटी में मिलता है। उसके बाद तो रिटर्न द गुड्स, यानी काम खत्म हो जाने के बाद आपको वो गुड्स वापस कर देना है। वी नो दैट द बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बेलमेंट किया गया है। गुड्स आर डिलीवर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा, इट शैल बी रिटर्न, उसको रिटर्न कर देना है या फिर डिस्पोज ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ बेलर। बेलर ने जिस तरह से बोला है उस तरह से उसको करना है। Thus, it is a duty of bailey to return the goods bailed to the bailor as accomplishment of the purpose। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया और द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट, उसने सपोज टाइम दिया था कि भाई 2 महीने के लिए तो उसको रख सकता है। ओके, तो 2 महीना खत्म हो गया तो उसका पर्पस भले ही कंप्लीट ना हुआ हो, उसको क्या कर देना पड़ेगा, वो चीज वापस कर देनी पड़ेगी। तो ये भी टर्म्स है। द बेली मस्ट रिटर्न द सेम गुड्स टू द बेलर विदाउट डिमांड। ऐसा नहीं कि वो मांगेगा तब उसको वापस करना है, ऐसा नहीं होता। टाइम कंप्लीट हो जाए या फिर पर्पस अकम्प्लिश हो जाए तो आपको वो चीज वापस कर देनी होती है। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ रिटर्न ऑफ द गुड्स, अगर वो गुड्स रिटर्न नहीं करता, ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। उसकी मार्केट में जो कीमत होगी वो आपको वापस करनी पड़ेगी या फिर गुड्स डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसको जो भी लॉस हुआ है बेलर को, वो लॉस आपको उसको देना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे बेली साहब के ड्यूटीज। अब बेली साहब के थोड़े बहुत राइट्स भी है ना। तो अगर आपके पास कोई गुड्स है, आप बेली हो, किसी और का गुड्स आपके पास है, तो आपके पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है। फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द वन ऑफ द सेवरल जॉइंट बेलर्स ऑफ द गुड्स। यानी आपके पास जो भी गुड्स है, ओके, वो किसी और का था, आपने उसको यूज करने के लिए लिया था। अगर वो जॉइंट ओनर्स थे, दो बेलर थे और दोनों की पार्टनरशिप थी, तो आप किसी एक को भी वापस कर सकते हो। ऐसा जरूरी है कि दोनों साथ में होंगे तभी आप उसको वापस करोगे। If the several joint owners of the goods and if they are bailed with the bailey, bailey can deliver these goods to any of the joint owner without the consent of the other owner। ओके, यानी कोई भी ओनर को, अगर दो ओनर है एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है, तो आप दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को वो चीज वापस कर सकते हो। हाँ, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में बोला गया है तो आपको एक्स को वापस करना है, तो आपको एक्स को ही वापस करना है, आप वाई को वापस नहीं कर सकते। तो ये एक होती है कंडीशंस, अगर मेंशन की है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी एक को भी वापस कर सकते हो। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ बेलर विदाउट टाइटल।
ओके, यानी आप अपने नाम से नहीं, उसके नाम से आप उसको चीज वापस करोगे. If the bailiff has a no title to the goods, that is, it is is not the owner, if the bailey delivered them back to the goods faith of the bailiff. बेलर के उसको मान लिया जाएगा कि वही बेलर है, आप उसको वापस करें. जैसे कि एक हम इलस्ट्रेशन देते हैं कि मिस्टर एक्स की कोई कार थी, अगर वो कार उसने वाई को दी थी कि भी इसको रिपेयर कर दे सही से. अब मिस्टर वाई ने उसका रिपेयरिंग कर दिया, उसके टायर वगैरह सब जो देखना था वो देख लिया, लेकिन उसको लगा कि इसका अलाइनमेंट करने की जरूरत है, तो उसने अलाइनमेंट वाले को यानी मिस्टर जेड को वो चीज दी, वो कार दी. लेकिन तब वाई अपना खुद की कार है ऐसा बता के वो क्या कर सकता है, वो जेड को दे सकता है, और वही उसका बेलर है ऐसा करके दे सकता है. वापस जब गुड्स लेने जाएगा तो वो एक्स को नहीं देगा, वाई जेड के पास से कलेक्ट करेगा. ओके, और फिर वो वाई एक्स को वापस कर देगा. ओके, इट्स एन ओनरशिप कहते हैं इसको, बेलर कहते हैं, इट्स अ टाइटल कहते हैं. सो गुड फेथ ऑफ द बेलर, इसके हिसाब से आपको उसको वापस करना पड़ेगा. देन द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द रियल ओनर फॉर द सच डिलीवर ऑफ गुड्स. यानी जेड की बात करें तो जेड को कोई मायने नहीं रखता कि इसका रियल ओनर एक्स या है, एक्स है या फिर वाई है. उसने वाई से लिया था, तो जेड क्या करेगा एज अ बेली, वाई को वो चीज डिलीवर करेगा, वो सही में उसका ओनर है कि नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग के लिए अलाइनमेंट के लिए क्या किया था, वाई ने जेड को दिया था. तो जेड ऑफकोर्स वाई को ही वापस करेगा, भले ही वाई उसका सही ओनर है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज राइट ऑफ बेली में होता है राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी. आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो. क्या अधिकार है? इफ द पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम द गुड्स बेल, एंड बेली कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स. यानी जैसे कि आप किसी बंदे ने आपको, जैसे मिस्टर एक्स आया और बोल रहा है ये मेरी कार है, आप इसको रिपेयर कर दो. मिस्टर वाई के पास आता है, मिस्टर वाई ने अपने गराज में वो चीज रखी थी. अचानक से कोई मिस्टर जेड आके बोलता है कि नहीं भाई, ये गाड़ी का मालिक तो मैं हूँ, है ना. तो वाई वो एक्स या जेड दोनों को देने से मना कर सकता है, कोर्ट में जाके उसके ऊपर सही ओनर फाइंड करके उसको देगा, ऐसा वो कह सकता है, ये उसका अधिकार है. तो ये एक और अधिकार उसके पास होता है, राइट टू प्रोपेली. नेक्स्ट होता है राइट टू लियन. उसके बाद वो चीज रख सकता है जब तक उसका सही ओनर नहीं मिल जाता. Next, right to lien is a right to retain the possession of goods that is belonging to the another, so long as some debts or claim of bail is not satisfied. जैसे कि X ने Y को दिया, X ने रिपेयर के लिए अपनी कार Y को दी थी. अब जब तक Y का जो रिपेयरिंग का जो बिल हुआ, X जब तक उसको पे नहीं करेगा तब तक वो चीज Y अपने पास रख सकता है. यानी कार तो दिया था, लेकिन कार का रिपेयरिंग खर्चा आया 40,000 रुपए. अब एक्स बोल रहा है कि नहीं भी 40,000 तो मैं नहीं दूंगा, तो वाई बोल सकता है कि मैं आपकी गाड़ी भी वापस नहीं करूंगा. ओके, ऐसा कह सकता है. दैट इज राइट टू लियन के अंदर मेंशन किया गया है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट, इफ द बेली हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट द गुड्स ऑफ बेलर, बेलर का जो गुड्स था उसको संभालने के लिए अगर कोई खर्चा भी करता है, देन द बेली हैज राइट टू रिकवर द सच लॉफुल चार्जेस फ्रॉम द बेलर. तो बेलर से वो लॉफुल चार्जेस भी वापस वसूल कर सकता है, और नहीं देगा तो वो आपकी चीज भी वापस नहीं करेगा. हियर द बेली कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स सो लॉन्ग एज सच चार्जेस आर नॉट पेड. ओके, जब तक उसको वो उसके पैसे नहीं मिल जाते वो अपने पास वो चीज रख सकता है. दिस राइट ऑफ द possessionary right, so it is an exercise only when the bailey is in possession of the goods of the bailiff. यानी बेली के पास अगर उसका पोजीशन है तभी ये राइट्स का यूज वो कर सकता है. एक बार बेलर के पास चला गया तो ये अधिकार उसके पास नहीं रहता, उसको कोर्ट में केस करना पड़ेगा, कोर्ट में इश्यू करना पड़ेगा. The bailey can exercise only the particular lien, that is, such right is available only against those goods. यानी जो चीज उसके पास है वही वो अपने पास रिटेन कर सकता है और कोई चीज नहीं. In respect of which he has rendered some services involving the exercise of the labor or skill. Okay, in respect of he is rendered any some service, अगर कोई सर्विस दे रहा है involving the exercise or the labor or skill, उसकी स्किल का या लेबर के लिए. उसके बाद है राइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, दैट इज राइट टू एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पर्सन. ओके,
तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को वो दी थी, अगर कोई जेड बंदा वहां पे पहुंच जाए और बोलता है कि एक्स ने बोला है आप गाड़ी मुझे दे दो, तो वो नहीं देने से मना कर सकता है। When the third party wrongfully deprivate the bailee or for the use or possession of the goods bailed, or if the goods are damaged by the act of the third party। एक्स ने वाई को दिया था, वाई वाई के पास वो गुड्स था, है ना, वो कार थी। अब जेड बोलता है कि भाई एक्स ने मुझे बोला है आपके पास से ले लेने के लिए। अगर उसको बाद में पता चले कि नहीं भी लेने, एक्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो क्या कर सकता है, वो डैमेजेस के लिए चार्जेस कर सकता है जेड से, है ना, क्योंकि वो उसको मना भी कर सकता है क्योंकि वो उसका रियल ओनर नहीं हुआ है। ओके, ही कैन बी फाइल ए शूट फॉर डैमेजेस, और वो कोर्ट में केस भी कर सकता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली और बेलर। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यूज मिलती है, आपको पढ़ाई में सही लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हैव अ गुड डे।